नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम रेस्पिरेशन के सेकंड साइकिल क्रेब साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार से ग्लाइकोलाइसिस के दौरान पायरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और पायरिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिसको हम किस प्रकार से होता है वो क्रेब साइकिल के तहत हम पढ़ेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनने वाला पायरिक एसिड जो है उसका फेट क्या होगा, भविष्य क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि वो चार प्रकार की कंडीशन उसमें हो सकती है, कौन सी कंडीशन में वो जाएगा। सबसे पहले एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तथा हायर प्लांट्स तथा ईस्ट के अंदर पायरिक एसिड का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है और जिससे एसिटल्डिहाइड बन जाएगा और CO2 निकल जाएगी और एसिटल्डिहाइड NADH2 के साथ मिलकर अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। तो मे बी क्या बन सकता है पायरिक एसिड, एथाइल अल्कोहल भी बन सकता है फर्दर ऑक्सीडेशन से। दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश नहीं हुआ और उसी के अंदर रह गया साइटोप्लाज्म में। तो इसके अंदर पायरिक एसिड प्लस NADH2 लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। दोनों ही क्रियाओं में पायरिक एसिड का जो है ऑक्सीडेशन या ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो इसको हम बोल देते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, जैसा कि हमने इसमें पहले भी पढ़ा है। इस प्रकार से अल्कोहल या लैक्टिक एसिड निर्माण में प्योर जो ATP जो बनते हैं वो 2 ATP की प्राप्ति होती है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस से निर्मित NADH2 का यहाँ पर उपयोग हो जाता है, इसलिए वो उससे जो ATP बननी चाहिए थी वो ATP नहीं बनती। इसके अलावा पायरिक एसिड का फर्दर अमीनो एसिड सिंथेसिस में भी उपयोग हो सकता है। इसमें ट्रांसएमिनेशन प्रक्रिया होती है जिसमें पायरिक एसिड के साथ दूसरा अमीनो एसिड जैसे ग्लूटामेट मिला तो एलेनिन बन गया और अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड यानी कीटो एसिड्स और न्यू अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन हो सकता है। उसके अलावा एरोबिक रेस्पिरेशन में जो पायरिक एसिड है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कंप्लीट ऑक्सीडेशन प्रदर्शित करता है, जिसमें CO2 और वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्रेब साइकिल तथा इलेक्ट्रॉन, ये प्रक्रिया जो है क्रेब साइकिल और ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से होती है, इसलिए पायरिक एसिड क्रेब साइकिल में एंटर करेगा, CO2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन। अब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस ADP प्लस O2 ETS में जाएंगे तो जल और ATP का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस प्रकार से किसका फॉर्मेशन हो जाता है, ATP का फॉर्मेशन, ATP का लिबरेशन हो जाता है। तो मोस्टली नियरली जो यूनिवर्सल पाथवे है एरोबिक मेटाबॉलिज्म का, वो एक साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शंस में होता है, जिनको हम क्या बोल देते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल भी बोल देते हैं, क्योंकि इसका सिट्रिक एसिड फर्स्ट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, इसलिए इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल देते हैं। यहाँ पर आप इसमें देख सकते हो सिट्रिक एसिड फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी हम कह देते हैं। और हैंस क्रेब नामक साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की, इसलिए इसको क्रेब साइकिल भी बोलते हैं। और सेकंड नेम वाज गिवन इन ऑनर ऑफ मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन सर हैंस क्रेब, जिसने 1937 में फर्स्ट पोस्टुलेट इसका दिया था। इसको TCA साइकिल भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आइसोसिट्रिक एसिड फर्स्ट प्रोडक्ट जो साइकिल का बनता है, आइसोसिट्रिक एसिड वो बनता है, इसलिए इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला एसिड बनता है, इसलिए हम TCA साइकिल भी बोल देते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक, इसके अलावा जो सिट्रिक एसिड साइकिल है
वो सीरीज ऑफ रिएक्शंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और इसके कंप्लीट ऑक्सीडेशन से एसिटाइल कोएंजाइम टू CO2 बनता है और हाइड्रोजन इक्विवेलेंट बनता है, जो कि अल्टीमेटली वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। साइक्लिक रिएक्शंस जो होती हैं सीक्वेंस में होती हैं और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करती हैं, जो अल्टीमेटली पानी बनाते हैं। ये रिएक्शंस में जो रिएक्शंस हैं वो एक साइक्लिक सीक्वेंस में होती हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या करता है, ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है, वाइल क्या बनाता है, जनरेट ATP। और ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के अंदर मुख्य डिफरेंस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस इससे पहले हमने पढ़ा, उसमें वो एक लीनियर सीक्वेंस में होता है जिसमें 10 एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस थी, इससे पहले हमने पढ़ा। जबकि सिट्रिक एसिड साइकिल प्रोसीड्स इन साइक्लिक वे, इसमें 8 एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन हैं, ये गिनेंगे तो 8 हैं। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कहाँ पर हो रहा था? साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म में हो रहा था, लेकिन क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होता है? इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और ETS कहाँ होती है? इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। अब क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल को जोड़ने का काम करती है एक लिंक रिएक्शन, जिसके दौरान पायरिक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उसको हम बोल देते हैं लिंक रिएक्शन, जिसके अंदर यहाँ पर एसिटाइल पायरिक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनने के लिए क्या होगा? इसमें पायरिक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है और एसिटाइल कोएंजाइम बन जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन में पायरेट डीहाइड्रोजन एंजाइम जो है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स के द्वारा ये क्रिया यानी रिएक्शन की कैटालाइज की जाती है, जिसमें 3 एंजाइम होते हैं, पायरेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, लिपोएट एसिटाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम और लिपोएट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। इसके अलावा इसमें कोफैक्टर्स के रूप में जैसे मैग्नीशियम आयन है, थियामिन पायरोफॉस्फेट TPP जिसको बोलते हैं, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, कोएंजाइम A एंड लिपोइक एसिड। सबसे पहले पायरिक एसिड प्लस TPP डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में बनाते हैं एसिटाइल TPP कॉम्प्लेक्स और CO2 निकल जाएगी। फिर उसके एक कार्बन कम हो गया, पायरिक एसिड से 2 कार्बन वाला एसिटाइल TPP कॉम्प्लेक्स बन जाता है। एसिटिल TPP कॉम्प्लेक्स प्लस लिपोइक एसिड जो कि ऑक्सीकृत अवस्था में है, ऑक्सीडाइज कंडीशन में, लिपोइड एसिटाइल ट्रांसफेरेज में ग्रुप का ट्रांसफर होगा और एसिटाइल हाइड्रोलिपेट प्लस TPP वापस मुक्त हो जाता है। एसिटाइल हाइड्रोलिपोइड प्लस कोएंजाइम A लिपोइड डिहाइड्रोजनेज से एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस लिपोइक एसिड बन जाता है, जो इस बार क्या हो जाता है? रिड्यूस्ड हो जाता है। इस प्रकार से लगातार जो रिड्यूस्ड लिपोइक एसिड का कोफैक्टर NAD द्वारा ऑक्सीडेशन हो जाता है, इस प्रकार से लगातार लिपोइक एसिड का वापस रीजनरेशन होता रहता है और पुनः पायरिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन इन स्टेप्स के द्वारा होता है। इसलिए इसको हम बोल देते हैं लिंक रिएक्शन, क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को जोड़ने का काम करती है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? लिंक रिएक्शन। पायरिक एसिड प्लस कोएंजाइम A प्लस NAD, पायरेट डिहाइड्रोजनेस एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस CO2 प्लस NADH2। तो इस प्रकार से ये एसिटाइल कोएंजाइम ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल्स के मध्य कनेक्टिंग लिंक के रूप में काम करता है। तो इसलिए हम इसको लिंक रिएक्शन भी कह देते हैं। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन अनेक स्टेप्स में होता है और विमुक्त ऊर्जा जो होती है वो विशिष्ट अणु द्वारा क्या कर ली जाती है? ट्रैप कर ली जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं स्टेप्स ऑफ क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल यहाँ पर आप बिगिनिंग में देख रहे हो, 2 कार्बन एसिटाइल ग्रुप से स्टार्ट होता है और फिर 4 कार्बन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्जेलोएस्टेट टू फॉर्म 6 कार्बन ट्राइक्सिलिक सिट्रेट,
सिट्रेट के बाद अब यहाँ पर सिट्रेट से शुरू हुआ, फिर सिस एकोनिटेज, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटेरेट, इस तरह से लगातार ये साइकिल इस प्रकार से चलता रहेगा और विभिन्न स्टेप्स विभिन्न एंजाइम्स के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं। सबसे पहले रिएक्शन स्टेप है जिसके अंदर है कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम विद ऑक्सीजन। अभी हमने बात की लिंक रिएक्शन के दौरान पायरिक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम है किसके साथ, ऑक्जेलो OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ क्या होगा, कंडेंस होगा। तो कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम विद, यानी यहाँ पर कंडेंसेशन रिएक्शन होगी और सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम जो है कंडेंसेशन के कारण से सिट्रेट का फॉर्मेशन कर देता है और प्लस कोएंजाइम यहाँ पर लिबरेट हो जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या होगा, एक H2 का क्या होगा, एडिशन होगा। नाउ सिट्रेट, दूसरा है आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। ये दूसरी स्टेप किसकी है, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन की है। तो इसमें आइसोमेराइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, सिट्रिक एसिड जो है या सिट्रेट हम इसको बोल सकते हैं, एक ही बात है। एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में पानी का रिमूवल भी हो सकता है और पानी का लिबरेशन भी हो सकता है, दोनों तरफ ये हो सकती है, दोनों तरफ जारी है। तो रिमूवल या इसमें यूज हो सकता है। तो सिस एकोनिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है और सिस एकोनिटिक एसिड जो है पुनः एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में फिर से पानी का, इसमें पानी इसने लिया और किसका फॉर्मेशन कर देता है, आइसोसिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है, जिसको हम आइसोसिट्रेट भी बोल देते हैं। तो ये पर आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। यहाँ पर 2 कार्बन था, ये 4 कार्बन, तो कितने कार्बन वाला, 6 कार्बन वाला क्या बन जाता है, सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है ना। उसके बाद आइसोसिट्रेट जो है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, आइसोसिट्रेट का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, जिसमें क्या होगा, आइसोसिट्रेट जो है आइसोसिट्रिक एसिड प्लस NAD है ना, NADP NAD, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम इसमें काम में आएगा, जिसका एक्टिवेटर होता है मैग्नीशियम आयन और इससे बन जाता है ऑक्जेलो सक्सेनिक एसिड। यहाँ पर ऑक्जेलो सक्सेनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा एक इंटरमीडिएट रिएक्शन में। ऑक्जेलो सक्सेनिक एसिड का फॉर्मेशन होने के पश्चात तुरंत बाद वो ऑक्जेलो सक्सेनिक एसिड जो है, और ऑक्जेलो सक्सेनिक एसिड बनते NADH2 का फॉर्मेशन यहाँ पर हो ही गया है। ऑक्जेलो सक्सेनिक एसिड का फिर क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, जिससे डीकार्बोक्सिलेशन होते देखो CO2 निकाल रखिए, CO2 का लिबरेशन होगा और डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया होती है तो CO2 लिबरेट हुई और CO2 लिबरेट होते यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड या अल्फा कीटोग्लूटेरेट, जो कि 5 कार्बन वाला होता है, क्योंकि एक कार्बन यहाँ इसने बाहर लिबरेट कर दिया है। तो 5 कार्बन वाला यहाँ पर क्या बन जाता है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बन जाता है और एक CO2 बाहर निकल जाती है। नाउ उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बनने के पश्चात पुनः ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इसका किसका होगा, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड का, और इसमें अल्फा कीटोग्लूटेरेट डिहाइड्रोजनेज डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम काम में आएगा और यहाँ NAD से NADH2 तथा CO2 का फिर से 1 मोल बाहर निकल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कितने हो जाएंगे, पुनः 4 कार्बन वाला क्या बन जाएगा, सक्सीनाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ पर NADH2 बन जाता है। ठीक है, सक्सीनाइल कोएंजाइम 4 कार्बन वाला यहाँ बन गया। अब उसके बाद नेक्स्ट सक्सीनाइल कोएंजाइम जो है उसका कन्वर्जन होता है सक्सीनेट या सक्सीनिक एसिड में, यहाँ पर सक्सीनेट, और इस कंडीशन में सक्सीनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज एंजाइम काम में आएगा और यहाँ पर इस कंडीशन में सक्सीनाइल कोएंजाइम प्लस IP मैग्नीशियम कोफैक्टर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है GDP काम में आएगा और GDP किसमें परिवर्तित हो जाता है, GTP, और GTP जो है ADP के साथ में
मतलब ग्रुप ट्रांसफर के द्वारा एटीपी का फॉर्मेशन कर देता है, एटीपी बना देता है। तो एक जीटीपी से एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ इसमें सीधा एटीपी हम लिख सकते हैं और सक्सेनिक एसिड या सक्सीनेट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है। नाउ सक्सेनिक एसिड बनने के यहाँ जीटीपी एक बन गई, जीटीपी से एक एटीपी ही बनती है। फिर सक्सीनेट जो है उसका डिहाइड्रोजनेज हो जाएगा और सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम द्वारा, और उससे बन जाएगा फ्यूमेरेट या फ्यूमेरिक एसिड। तो सक्सेनिक एसिड प्लस FAD और सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम से तीर का निशान और बन जाता है फ्यूमेरेट प्लस FADH2। तो यहाँ FADH2 एक FADH2 से 2 ATP लिबरेट होते हैं। जब ATP कहाँ पर, जब ये FADH2 ETS में इंटर करता है तो, और ये सबस्ट्रेट लेवल की एनर्जी है, ये ETS लेवल की एनर्जी है। नाउ उसके बाद फ्यूमेरेट का हाइड्रेशन हो जाता है। यहाँ पर पानी इसमें आएगा और हाइड्रोजन फ्यूमेरेट का होगा। तो फ्यूमेरेट प्लस फ्यूमेरेट हाइड्रेटेज एंजाइम या फ्यूमेरेज, और उससे बन जाएगा फिर मेलिक एसिड या मेलेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये फ्यूमेरेट हाइड्रोलाइटेड टू फॉर्म मेलेट इन प्रेजेंस ऑफ फ्यूमेरेट डिहाइड्रोजनेज, और इसमें ये एक रिवर्सेबल रिएक्शन है, दोनों तरफ ये होती है। जहाँ दोनों तरफ का निशान दिखाया हुआ, दोनों तरफ रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। फिर नाउ फिर डिहाइड्रोजनेशन ऑफ मेलेट टू ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, यहाँ पर मेलेट का डिहाइड्रोजनेशन पुनः होगा और ऑक्जेलोएस्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर मेलेट प्लस NAD, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड प्लस NADH2, यहाँ पर फिर से NADH2 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से ऑक्जेलोएस्टिक एसिड पुनः बन गया, ये रीजनरेट हो गया, ये वापस इस क्रेब्स साइकिल में फिर से स्टाइल कोएंजाइम के साथ जुड़ेगा। इस प्रकार ये रिएक्शन लगातार एक साइक्लिक वे में चलती रहती है, साइक्लिक वे में इस प्रकार से लगातार चलेंगी। इसी के साथ साथ जो बनने वाले बायो प्रोडक्ट हैं वो आइसोसिट्रेट या ग्लाइओक्सिलेट साइकिल के अंदर भी इंटर कर सकता है, और मेलेट सिंथेसिस से मेलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकता है, या आइसोसिट्रेट सीधा सक्सीनेट में। ये अलग ग्लाइओक्सिलेट साइकिल जो होते हैं उनमें हम आगे फर्दर अपन पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ सबसे पहले पायरिक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A, जहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया था, NADH2 का फॉर्मेशन हो गया था और एक CO2 यान निकल गई थी। उसके पश्चात यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम से प्लस ऑक्जेलोएस्टिक एसिड से सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और ये एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन वाला होता है, ऑक्जेलोएस्टिक 4 कार्बन वाला 6 कार्बन वाला सिट्रिक एसिड बनता है। यहाँ पर एक H2O का रिमूवल होता है ना, एक H2O का कंडेंसेशन में एक H2O काम में आता है, और उसके बाद जो सिट्रिक एसिड है वो सिस अकोनिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। कोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में हो रही है। कोनिटेज एंजाइम जो है वो आयरन Fe से क्या होगा, एक्टिवेट होगा, और इसमें सिस अकोनिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर फिर से H2O का रिमूवल होता है ना। फिर उसके बाद हम इसके अंदर बनता है सिस अकोनिटिक एसिड आइसोसिट्रिक में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर फिर से एक H2O का काम में लिया जाएगा, एक H2O का आइसोसिट्रिक एसिड बनता है। फिर उसके बाद आइसोसिट्रिक एसिड से क्या बनता है, ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड। ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड जब बनता है तो यहाँ फिर एक H2O का रिमूवल होगा, NAD से NADH2 का फॉर्मेशन होगा, और आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये कार्य होगा, और इससे बन जाएगा ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड जो कि 6 कार्बन वाला होता है ना। ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड जो है, यहाँ स्टेप इसमें अपने दिखाई नहीं है। ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड से फिर कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में CO2 का लिबरेशन होगा और अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और इस क्रिया के अंदर क्या होगा, यहाँ CO2 का रिमूवल होगा और 5 कार्बन वाला अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड यहाँ पर बन जाएगा। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड जो है, अब पुनः अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड ग्लूटेरिक एसिड डिहाइड्रोजनेज की उपस्थिति में यहाँ CO2 का रिमूवल होगा,
और NAD से NADH2 का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। फिर यहाँ पर फिर से 4 कार्बन वाला सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा। 4 कार्बन वाला सक्सिनाइल कोएंजाइम और सक्सिनेट थायोकाइनेज या सक्सिनिक एसिड की सक्सिनिक एंजाइम की उपस्थिति में GDP प्लस IP से GTP का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है इसमें काम में आएगा और सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सक्सिनिक एसिड सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज की उपस्थिति में FAD से FADH2 का फॉर्मेशन करता है और यहाँ पर फिर एक वाटर का मोल रिमूव होगा, बाहर निकलेगा। इस प्रकार से फ्यूमेरिक एसिड से फिर बन जाता है फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में और H2O के यूज से मेलिक एसिड या मेलेट और मेलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में या फिर NAD से NADH2 का फॉर्मेशन होता है और यहाँ फिर एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा और ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन OAA का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार से ये साइक्लिक मैनर से ये रिएक्शंस इस क्रेब्स साइकिल में चलती रहेंगी। अब यहाँ पर हम जब ATP की बात करते हैं तो ATP पूल में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ सबसे पहले पायरिक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बना था तो वहाँ एक NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा था, तो एक NADH2 के फॉर्मेशन से यहाँ 3 ATP बन जाएंगे, उससे 3 ATP से बन जाएंगे। नाउ दूसरा है आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड जब बन रहा था तो वहाँ पर NADH2 बन रहे थे तो 3 ATP से बन जाएंगे। उसके अलावा फिर उसके बाद जब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम बन रहा था तो वहाँ NADH2 बन रहे थे, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम यहाँ पर फिर 3 ATP से फिर बन जाएंगे। उसके बाद एक GTP का फॉर्मेशन हो रहा था, एक ATP वहाँ फिर से बन जाएगा। उसके अलावा फिर आगे जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बन रहा था तो यहाँ FADH2 बन रहा है, इससे 2 ATP बन जाएंगे। उधर फिर उसके बाद मेलेट डिहाइड्रोजनेज मेलिक एसिड से ऑक्जेलोस्टिक एसिड मेलेट डिहाइड्रोजनेज तो 3 यहाँ पर बन जाएंगे। इस प्रकार से टोटल 3 3 6 3 3 9 3 4 12 और 3 5 15 ATP मॉलिक्यूल्स एक पायरिक एसिड से बनते हैं, तो 2 से कितने बन जाएंगे 15 दूनी 30 और 8 ATP वहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस का कुल आउटपुट था, तो टोटल ATP कितने हो जाते हैं 38 ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार से कितने ATP बने 38 ATP बन जाते हैं। यानी प्रत्येक स्टेप को हम ध्यान से देखें तो जितने भी NADPH2 कितने बन रहे थे 1 2 3 4 NADH2 बन रहे थे, तो 4 से 12 ATP और एक FADH2 बन रहा था तो 14 और एक GTP बन रहा था तो 15 ATP का फॉर्मेशन हुआ और 15 ATP एक पायरिक एसिड से बन रहे हैं तो 2 पायरिक एसिड से बन जाएंगे 30 ATP और टोटल ग्लाइकोलाइसिस से पायरिक एसिड जब बन रहा था ग्लूकोज से पायरिक एसिड तो वहाँ टोटल 8 ATP का बेनिफिट हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में 30 + 8 38 ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों को मिलाकर कितने ATP का फॉर्मेशन हो रहा है 38 ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ ऐसी स्थिति में अब हम इसकी ओवरऑल जब इनकी रिएक्शंस की बात करते हैं, ओवरऑल इसकी रिएक्शन हम लेकर चलें तो ऐसी स्थिति में हमें क्या होगा एसिटाइल कोएंजाइम प्लस NAD प्लस FAD प्लस GDP प्लस IP प्लस H2O प्लस एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल तीर का निशान तो CO2 प्लस कोएंजाइम्स प्लस NADPH2 प्लस FADH2 प्लस GTP प्लस 2H आयन। इस तरह से किसका फॉर्मेशन हो जाता है इन प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन क्रेब्स साइकिल के द्वारा हो जाता है। तो अब उसके बाद हम नेट रिजल्ट देखें तो यहाँ पर हमने क्या देखा है 4 पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम रिमूव्ड फ्रॉम 4 साइकिल्स इंटरमीडिएट बाय एंजाइमेटिक डिहाइड्रोजनेशन। यानी कौन कौन सी स्टेप में स्टेप 3rd 4th 6th और 8th में आपने देखा
3 pair of hydrogen are used to reduce 3 mole of NAD and 1 pair of reduce FAD to succinate dehydrogenase to FADH2. अब उसके बाद हमने क्या देखा, 1 हाई एनर्जी फॉस्फेट इज जनरेटेड विच देन कन्वर्ट्स टू ATP। यहाँ GTP कन्वर्ट और जो ATP में कन्वर्ट हो जाता है तो सबस्ट्रेट लेवल पर एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पर। फिर उसके अलावा इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स कंज्यूम हो रहे थे और कुछ वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, लिबरेट भी हो रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स का कंजक्शन भी हो रहा है कुछ स्टेप्स में और कुछ स्टेप में क्या हो रहा है, रिमूवल भी हो रहा है। तो जहाँ पर यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जब पायरिक एसिड से जब ग्लाइकोलाइसिस की जब हम बात करें, ग्लाइकोलाइसिस की हमने बात की थी, तो उसके अंदर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड से 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। तो वहाँ पर यानी 2 मोल जो है वाटर मॉलिक्यूल के क्या हो रहे हैं, निकल रही हैं। इसके बाद हमने 1,3 डाइफास्फोग्लिसरेल्डिहाइड से 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड की बात करी, तो वहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल काम में आ रहे थे। उसके बाद 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फास्फोइनोल पायरिक एसिड की जब बात की तो वहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल काम में आ रहे थे। अब इसमें जब इसी प्रकार से जब क्रेब साइकिल की हम बात करें तो क्रेब साइकिल में ऑक्सिलोएस्टिक एसिड से सिट्रिक एसिड जब बन रहा है, सिट्रिक एसिड जब बन रहा है तो यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पर काम में आ रहे हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल काम में आ रहे हैं। उसके बाद सिस एकोनिटिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड, यहाँ पर फिर वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फिर से काम में आ रहे हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम फिर से चलें सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड में फिर से वाटर मॉलिक्यूल काम में आ रहे हैं 2। फिर उसके बाद फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल फिर से काम में आ रहे हैं। और फिर उसके बाद पायरिक एसिड से अब हम देखें उसके बाद पायरिक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल 2 निकल रहे थे क्योंकि जहाँ पर NADPH2 बनता है, NADH2 बनता है, वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। इसी प्रकार से सिट्रिक एसिड से सिस एकोनिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहे हैं 2। फिर आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सिलोसक्सिनिक एसिड, यहाँ ये स्टेप थे, इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहे हैं। फिर अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम में यहाँ पर फिर से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे। फिर अल्फा की सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड में यहाँ फिर से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे H2O से। फिर मेलिक एसिड से ऑक्सिलोएस्टिक एसिड, यहाँ पर फिर से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, जो 16 H2O वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं टोटल, और 10 H2O काम में आ रहे हैं। तो नेट बेनिफिट कितना हो जाएगा, 16 - 10, 6 H2O का निर्माण होता है संपूर्ण प्रक्रिया में। नाउ उसके बाद CO2 का लिबरेशन कहाँ हो रहा है, तो CO2 की लिबरेशन में हम देख रहे हैं एक तो पायरिक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बना था, लिंक रिएक्शन में वहाँ CO2 निकल गई, तो एक पायरिक एसिड में 1 CO2, 2 पायरिक एसिड 2 CO2 निकली वहाँ पर। फिर ऑक्सिलोएस्टिक एसिड से ऑक्जेलोएस्टिक एसिड जो था उसे अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड पर, तो यहाँ पर 2 CO2 वहाँ निकल गई थी। और अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम 2 CO2 यहाँ निकल जाएंगी, तो टोटल कुल CO2 कितने निकलेंगी, 2 + 2 + 2 यानी 6 CO2 का लिबरेशन हो जाता है। किसमें, क्रेब साइकिल में लिबरेशन किसका, CO2 का, 6 CO2 का लिबरेशन हो जाता है। इसी प्रकार से ATP की हमने बात की, तो कुल ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल दोनों को मिलाकर कितने ATP ग्लाइकोलाइसिस की कुल प्राप्ति हो जाएगी, 8 ATP, और क्रेब साइकिल की कुल प्राप्ति हो जाएगी 30 ATP, तो टोटल हो जाएगी 38 ATP की प्राप्ति होती है। और CO2 6 CO2 और H2O जो है 16 H2O और 10 H2O
बनेंगे तो ऐसी स्थिति में 6H2O का लिबरेशन हो जाएगा। यानी ये यहाँ पर निकल रहे हैं, कितने निकल रहे हैं 16H2O और काम में आ रहे हैं 10H2O, तो टोटल बेनिफिट हो जाएगा 6H2O का और 6CO2 का। ये हमने इसमें रिएक्शन में देखा। ATP की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 6 ATP टोटल आउटपुट हम देखें तो 6 ATP बनेंगे पायरिक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा तब। दूसरा आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्जेलोसेक्शनिक एसिड बनता है तो 6 ATP फिर से बन जाएंगे। अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम के स्टेप में भी 6 ATP बनते हैं। फिर दो ATP का हम 2 पायरिक एसिड को काम में ले रहे हैं यहाँ पर, और सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड में जहाँ पर GTP बन रहा है तो वहाँ 2 ATP बनेंगी, क्योंकि एक GTP से एक ATP तो 2 GTP से 2 ATP। फिर सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड में भी, फिर क्योंकि यहाँ पर FADH2 बना है तो एक FADH2 से 2 ATP निकलते हैं तो 2 FADH2 से 4 ATP निकलेंगे। मैलिक एसिड से ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, मैलिक एसिड से ऑक्जेलोएस्टिक एसिड में क्या होगा, फिर से NADH2 का फॉर्मेशन होगा तो 6 ATP, तो टोटल 6 + 6 + 6 18 + 2 किसके बन जाएंगे, GTP के। 18 + 2 20 और फिर 4 ATP FADH2 से बने तो 24 और 6 ATP फिर वापस मैलिक से ऑक्जेलोएस्टिक बने तो 6 होते ही 30 ATP किसकी शुद्ध प्राप्ति हो जाएगी, क्रेब्स साइकिल से, और ग्लाइकोलाइसिस से 8 ATP, तो टोटल ATP हो जाएंगे 38 ATP। तो इस प्रकार से ATP का H2O की तथा CO2 की बैलेंस शीट के बारे में हमने क्रेब्स साइकिल के दौरान इसमें पढ़ा। लिबरेट हो रही है, कितना इसमें बेनिफिट हो रहा है, किस प्रकार से स्टेप्स कौन कौन से एंजाइम्स के द्वारा स्टिमुलेट हो रही हैं, ये सब हमने पढ़ा। थैंक यू।